जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। दोस्तों आज है 9 नवंबर 2024 और 9 नवंबर 2024 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को यहां पे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं 1071 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार आपको 1071 दिनों से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। यहां पर आपको जो कंटेंट है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलता है। यहां पर आपको स्टैटिक जीके का भंडार मिलता है भारत की सभी परीक्षाओं के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस बेहतरीन से सेशन को भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और ये पहला प्रश्न है, त्रिसेवा सैन्य अभ्यास जिसे हम पूर्वी प्रहार कहते हैं, इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? वेयर इज ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार इज बीइंग हेल्ड? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहां पर हो रहा है? लद्दाख में रिसेंटली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। भारत के पूर्वी प्रहार अभ्यास का पूर्वी लद्दाख में आयोजन किया जा रहा है। कल से स्टार्ट हुआ है और ये 18 नवंबर तक चलेगा। आपको याद रखना है 8 से लेकर 18 नवंबर के बीच में आयोजित किया जाए। किसके बीच में होगा? हमारी इंडियन आर्मी, हमारी इंडियन नेवी और हमारी एयरफोर्स, तीनों सेनाएं यहां पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। हमें पूर्वी सीमा पर अपनी शक्ति प्रदर्शन करना, अपनी क्षमताओं को दिखाना है। तो खासकर हम चाइना को दिखाना चाहते हैं कि हमसे लड़ना नहीं वरना हम तोड़ देंगे आपको। तो पूर्वी सीमा पर भारत की एकीकृत रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करना इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य है। देखिए अभी भारत और बहुत सारे देशों के बीच में अभ्यास हुए हैं, तो मैं आपको कई बार पढ़ाता रहता हूं, रिवाइज कराता रहता हूं ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएं, आपको याद करने की जरूरत ही ना पड़े, आपको सब कुछ क्लास में ही याद हो जाए। तो भारत अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास और भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट अभ्यास को आपको याद रखना है और यह है सी डिफेंडर 2024। भारत और मलेशिया के बीच में होता है समुद्र लक्ष्मण 2024। भारत जापान के बीच में जिमैक्स, सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जन, वायु गार्जन, ये सारे अभ्यास होते हैं। शांति प्रयास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ठीक है। वायु शक्ति अभ्यास 2024 भारतीय वायुसेना करती है, भारत में ऑर्गेनाइज किया गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न, 83 नंबर के भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां पर होगा? वेयर विल बी 83 इंडियन रोड कांग्रेस एनुअल कन्वेंशन विल बी हेल्ड? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, यहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 83 नंबर का इंडियन रोड कांग्रेस एनुअल कन्वेंशन। तो देखिए छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में यह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वार्षिक सत्र इसका आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में सड़क निर्माण से जुड़ी जितनी भी टेक्निक्स हैं उसको लेकर के चर्चा की जाएगी और 2000 से ज्यादा लोग यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि कैसे हम अपने रोड कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, रोड की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं ताकि वो खराब ना हो और सालों साल चले और हम जल्दी भी उसे बना सके। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जो ये जो रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। अभी देखिए दिल्ली में पीएम मोदी जी ने घोषणा करी कि जमैका मार्ग का उद्घाटन किया जाए, ठीक है। जमैका मार्ग का उद्घाटन इन्होंने किया है। देखिए देश की जो सबसे पहली स्टील सड़क का निर्माण है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा? सूरत शहर में आपको इसका निर्माण देखने को मिलेगा। दुनिया की जो सबसे ऊंची सड़क है जो कि बिहारों ने तैयार की है, इसका नाम है लिकारू मिगला फुकचे सड़क। इसका निर्माण कहां पर हुआ है? लद्दाख में रिसेंटली में स्टार्ट हुआ है। 11 से लेकर 17 जनवरी के बीच में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, आपको याद रखना है। तो रोड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हमने यहां पे डिस्कस किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में आईआईटी दिल्ली को कौन सा रैंक मिला है? तो आईआईटी दिल्ली यहां पे 44 प्लेस पर है, 44वें स्थान पर है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं आपको सारी टॉप रैंकिंग बताता हूं। रिसेंटली में क्यूएस एशिया रैंकिंग जारी किया गया है और हर साल ये जारी किया जाता है। क्यूएस का मतलब होता है क्वार्टरली असाइनमेंट्स और हर साल ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यहाँ पे जारी करते हैं। तो आईआईटी को इस बार 44 प्लेस मिला है। ये रैंकिंग की स्थापना 1990 में हुई, 1990 से। इसमें हायर एजुकेशन और करियर इंफॉर्मेशन से लेकर के स्पेशल एनालिस्ट होते हैं और सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं जो मिल करके अलग अलग देशों की रैंकिंग को जारी करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। यहाँ पे आईआईटी दिल्ली को 44 प्लेस मिला, आईआईटी बॉम्बे को 48 प्लेस, मद्रास को 56 प्लेस, खड़गपुर 60। ये रैंकिंग है भारत की टॉप, जो भारत की इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स आती हैं, यूनिवर्सिटीज आती हैं, टॉप 100 में यहाँ पे शामिल किया गया है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए टॉप 5 यूनिवर्सिटी कौन सी हैं, तो सबसे पहले नाम आता है पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की, लास्ट टाइम भी ये फर्स्ट में थी। सेकेंड है
द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, थर्ड है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, और फोर्थ है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, और फिफ्थ है फुडान यूनिवर्सिटी चाइना। दोस्तों आपके लिए 3 प्रश्न मैंने आपसे कल पूछे थे, इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं। फिर मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका भी आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स पर। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचित्रा कृपलानी। ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73 अमेंडमेंट। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, और ये सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच में था। हालांकि कोई युद्ध नहीं था, यह एक धोखा था। अब मैं आपसे वापस से 3 प्रश्न पूछ रहा हूं, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। भगवान बुद्ध के द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ है? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर। द सैटेनिक वर्सेस किसकी किताब है जिसके इंपोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन हटा दिया है? द सैटेनिक वर्सेस हुज बुक इज द बैन ऑन द इंपोर्ट ऑफ विच दिल्ली हाई कोर्ट हैज लिफ्टेड? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी इस बुक पर जो बैन था हटाया है, और ये सलमान रुश्दी की बुक थी। किसकी बुक थी? सलमान रुश्दी की ये बुक थी, द सैटेनिक वर्सेस। राजीव गांधी ने 1988 में सलमान खान की इस बुक पर इंपोर्ट पर बैन लगाया था, और बताया जा रहा था कि ये बहुत ही विवादास्पद बुक है, कंट्रोवर्शियल बुक है। इस वजह से वहां पे राजीव गांधी जी ने इनकी बुक पर बैन लगा दिया था। दोस्तों अब यहाँ पे हाई कोर्ट पर याचिका लगाई गई, कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करी, उसके बाद इस बैन को हटा दिया है। ठीक है, सुनवाई भी बंद कर दी है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, द सैटेनिक वर्सेस का मतलब होता है शैतानी आयतें। ठीक है, मुसलमानों ने खासकर इस बुक का बहुत ज्यादा विरोध किया था, और इसके बाद बैन लगा दिया गया था। कोर्ट ने कहा था अफसरों से कि आप मुझे बताइए कि कौन सा नोटिफिकेशन है जो ये बताता है कि इन पर बैन लगाया गया है। तो वो नोटिफिकेशन पेश नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट ने माना कि ये बैन जो है वो गलत है और बैन हटा देना चाहिए। तो बैन हट गया है। इस किताब के नाम पर मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी आपत्ति जताई थी, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है। तो भारत पहला ऐसा देश था जिसने इस उपन्यास को बैन लगाया था, और उस समय राजीव गांधी जी का समय था। सलमान रुश्दी की हम बात करें तो ब्रिटिश भारतीय लेखक है सलमान रुश्दी। 1981 में इनकी एक उपन्यास थी मिडनाइट चिल्ड्रन, इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारी उपन्यास है इनकी। शेम 1983 में, द सैटेनिक वर्सेस जिसपे बैन लगाया गया था, द मूर्स, लास्ट साई, किचोटे, विक्ट्री सिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ये सारे उपन्यास हैं। दोस्तों जितने भी हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं वो इस क्लास की पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। यहां पर आप जाइएगा डेली करंट अफेयर सेक्शन में, वहां पर आप जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप ई बुक्स में जाएंगे, टेस्ट सीरीज में जाएंगे, आप टेस्ट पास पे जाएंगे, वहां पर आपको बहुत सारी बुक्स मिलती, ई बुक्स। तो मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में बुक्स आपको मिलेगी, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बुक मिलेगी, मैराथन क्लास पीडीएफ मिलेगी, ईयरली हाफ ईयरली ई बुक्स मिलेंगी, जीके जीएस की सभी विषयों की आपको ई बुक्स मिलेगी। तो पूरा एक भंडार है, कलेक्शन है, ताकि आपकी पढ़ाई रुके ना, अनवरत जारी रहे। दोस्तों अक्टूबर मंथ की हमने अभी करंट अफेयर्स की मैगजीन लॉन्च करी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हर महीने प्रकाशित होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में। आप डाउनलोड करिए, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 10 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक हमने लॉन्च करी है, एसएससी, रेलवे और भारत के बहुत सारे एग्जाम्स को देखते हुए। तो आप 10 महीने के करंट अफेयर्स की बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको ईयरली हाफ ईयरली सेक्शन में मिल जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, मेरी महामैराथन क्लास आ रही है, जिसे आप इतना ज्यादा प्यार देते हैं, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो पिछले आप देख सकते हैं 1-1.5 महीने से मैं अन्य काम में व्यस्त था, मैं मैराथन नहीं ले पाया था। लेकिन अब दोस्तों संडे को आप सभी रेडी रहिएगा, रात को 8 बजे, रविवार 8 बजे कल आप सभी को रेडी रहना, तैयार रहना है। महामैराथन की क्लास पे जनवरी से नवंबर के करंट अफेयर्स को यहां पे सूपड़ा साफ कर देंगे बेहतरीन तरीके से। जुड़ना मत भूलना, सभी को लेके आना है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के स्क्रीन पर। 5वां प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने किस विमान कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया है? परिसमापन मतलब होता है लिक्विडेशन, यानी पूरी तरीके से उसे खत्म कर दिया है। तो देखिए जेट एयरवेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जेट एयरवेज के परिसमापन का भी रिसेंटली में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इस कंपनी को पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, और बंद करने की प्रक्रिया यहां पे चालू हो चुकी है।
परिसमापन के जरिए कंपनी का जो अस्तित्व है, कंपनी जो है पूरी तरीके से सीज हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। तो इससे कंपनी की परिसंपत्तियों को बेचा जाएगा, उससे जो भी पैसा आएगा, तो जितने भी उधार जिनसे लिया था, जिस कंपनी ने जिससे से भी उधार लिया था, उन सभी लेनदारों का पैसा चुकाया जाएगा और जितने भी शेयर होल्डर थे उनके बीच में पैसा को बांटा जाएगा। अदालत ने इस आदेश में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT का फैसले को पलट दिया है, जो यहां पे कंपनी को बचा रही थी। अदालत ने इसके फैसले को बदला है। आर्थिक संकट की वजह से दोस्तों, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जेट एयरवेज का जो ऑपरेशन है 2019 में क्लोज हो चुका है। उस वक्त एयरवेज के बहुत सारे बैंकों का इनके ऊपर कर्ज था, लगभग बताया जा रहा 4783 करोड़ रुपए का कर्ज था। सबसे ज्यादा लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पे दिया था। एयरलाइन का घाटा यहां पे चल रहा था, तो बैंकों ने दिवाली कार्रवाई स्टार्ट करवाई और अब यहां पर पूरी तरीके से ये बैंक बंद होने जा रहा है। 1992 में नरेश गोयल ने जेट एयरवेज की स्थापना करी थी। दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करेंगे जो आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। ध्वनि विज्ञान क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है और रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। आपको याद रखना है। एंथोलॉजी मतलब होता है पुष्पों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, मछलियों का अध्ययन इक्थोलॉजी। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन तो डेंड्रोलॉजी, सर्पों का अध्ययन ओफ्यूलॉजी कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर। केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय ने ट्यूलिप ई मार्केट प्लेस का शुभारंभ किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द ट्यूलिप ई मार्केट प्लेस? तो ट्यूलिप ई मार्केट प्लेस को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने रिसेंटली में लॉन्च किया है। अब आइए समझते हैं कि इसका क्या फायदा होने वाला है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने यहां पर जो बहुत ही जो ऐसे वर्ग जो कुछ अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते हैं, उन सभी कारीगर समुदाय को अपने प्रोडक्ट बेचने का एक प्लेटफॉर्म देने का वादा किया था और उसी के तहत ट्यूलिप ब्रांड का शुभारंभ किया गया है। एक मंच दिया जा रहा है ताकि वो अपने उत्पाद को बेच करके अपनी आजीविका चला सके। तो ट्यूलिप जो है पारंपरिक कारीगरों का उत्थान आजीविका कार्यक्रम है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है। बहुत सारे जो पारंपरिक कारीगर हैं जो अपने काम को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलाए जा रहे हैं, तो उनके काम को बचाना, साथ में उसके आय के साधन को बढ़ाने का उद्देश्य है। तो ट्यूलिप ब्रांड को यहाँ पे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया। तो ट्यूलिप एक प्रकार के मार्केट प्लेस है जिसके माध्यम से जो ST है, बहुत सारे OBC है, सफाई कर्मचारी है, जो विकलांग व्यक्ति है, उससे संबंधित जो कारीगर हैं वो अपना प्रोडक्ट इंडिया और फॉरेन में बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण हाल ही में कहां पर शुरू हुआ है? वेयर हैज सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल हैज बिगन? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। न्यू दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण रिसेंटली में स्टार्ट किया गया है और तीनों सेना के जो प्रमुख हमारे जनरल अनिल चौहान जी, हमारे सेकंड CDS हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करने का काम इन्हीं का है। तो इसका उद्देश्य है ग्लोबली और यहां पर भारतीय थिंक टैंक और बहुत सारे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम है, जो बहुत सारे यहाँ पे एजुकेटर्स हैं, एकेडमियंस हैं, जो रिसर्चर हैं, वो सब एक साथ आए और हमारे डिफेंस को मजबूत करने के लिए एक विचार यहाँ पे विमर्श करें। तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव हर साल आयोजित किया जाता है, अभी ये दिल्ली में हो रहा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सम्मेलन, आइए उससे पूरा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर दें। तो देखिए, हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। फर्स्ट कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस, ये कहां पर हुआ है? लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया। भारत और जापान के बीच में 2+2 वार्ता न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? हमारा प्यारा भारत कर रहा है। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ है। विश्व धरोहर समिति की 16वीं बैठक अभी रिसेंटली में हुई है नई दिल्ली में। अभी 43 नंबर का जो मोइदम है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया, जो असम में इसी मीटिंग में, इसी बैठक में फैसला किया गया था। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ है। खनिज शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ है।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने किस यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जा पर अपने 1967 के फैसले को पलट दिया है? सुप्रीम कोर्ट has reversed its 1967 decision on minority status of which one of the following university? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका सही आंसर हो जाएगा, AMU। तो पहले इसे जो माना, यहां पर मैं आपको पूरा मुद्दा समझाता हूं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो हमारे DY चंद्रचूड़ हैं जो कि अभी भारत के 50वें CJI जाने वाले हैं। तो यहाँ पे जस्टिस खन्ना जी इनके स्थान पर आने वाले हैं। तो इन्हीं की बेंच की 7 जजों की बेंच है। ये फैसला कल ही सुनाया गया है और ये केस था अजीज बादशाह बनाम भारत संघ, 1967 का फैसला था। इसको अभी रिवर्स किया, इसको पलट दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो अजीज बादशाह बनाम केस में था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदला है। पहले ये कहा गया था कि AMU जो है वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नहीं है, उसको शैक्षणिक संस्थान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं माना था, वहां पे माइनॉरिटीज की पढ़ाई नहीं होती है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना था और यह कहा था कि इसकी जो स्थापना हुई है विधायिका के अधिनियम के माध्यम से हुई है, मतलब कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये हम पहले पता लगाएंगे, हम पहले रिसर्च करेंगे कि आखिर इसके पीछे विजन क्या था, वाकई क्या माइनॉरिटी ने इसकी स्थापना करी है। अगर अल्पसंख्यक ने इसकी स्थापना करी है तो ये चलती रहेगी और हम इसे माइनॉरिटी का ही स्टेटस देंगे, ठीक है। तो 8 नवंबर 2024 को यानी कल ही फैसला सुनाया गया। कोई संस्थान इसलिए अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं हो सकता क्योंकि उसे केंद्रीय कानून के तहत बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालांकि अभी एक नया यहां पर बेंच बनाया जाएगा जो फैसला करेगी कि AMU एक अल्पसंख्यक संस्थान है या फिर नहीं है। जांच के निर्देश दिए गए हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा। देखिए आर्टिकल नंबर 30 के तहत कोई भी माइनॉरिटी, जो कोई भी अल्पसंख्यक, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, वो अपने शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए या फिर शिक्षा को बढ़ाने के लिए ऐसे संस्थान को खोल सकता है और दावा कर सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 30 यही कहता है, जो भाग 3 में शामिल है, फंडामेंटल राइट आता है कि जिसके तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी यहाँ पे वकालत करी है। अब देखते हैं जो भी फैसला आएगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रोक लगा दी, अपने फैसले को रिवर्स कर दिया है। तो वर्तमान कुलपति कौन है? प्रोफेसर नाइमा खातून है। यहां पर आप देख सकते हैं पहली महिला कुलपति बनाई गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में की गई थी और 7 जनवरी 1877 को सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी जो स्थापना हुई थी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से मानी जाती, बाद में इसका नाम चेंज किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर। 3 वर्ष की आयु में भारत के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी कौन बने? बड़ा ही मस्त प्रश्न है, आपको भी खूब मजा आएगा इसको देख करके। वैसे मैं भी बहुत शतरंज का प्लेयर हूं, मैं चेस का प्लेयर, मुझे चेस बहुत पसंद है। तो अनीश सरकार यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आपको चेस खेलते हुए देखने को मिलेगा। इतनी क्यूटनेस है, उतना ब्रेन इसका लगता है शार्प है। तो भारत का सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी बन चुका है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते, कोलकाता से। इनकी एज 3 साल 8 महीने 19 दिन की है और FIDE रेटिंग इन्होंने हासिल करी है। सबसे कम उम्र के यहाँ पे चेस प्लेयर बन चुके हैं। तो देखिए अनीश ने अक्टूबर में पश्चिम बंगाल राज्य में अंडर 19 ओपन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। अनीश ने 8 में से 5.5 अंक हासिल किए थे। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिसेंटली में जारी किया गया। देखिए साल में 2 बार इंडेक्स जारी किया जाता है। अक्टूबर 2024 में दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस देश का बना है? तो दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का माना गया है। सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। 195 कंट्रीज में सिंगापुर के जो नागरिक है बिना किसी वीजा के, बिना किसी परमिशन के वहां पे जा सकते हैं, उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। वीजा क्या होता है? मान लीजिए अगर आपको पाकिस्तान जाना है, आपको चाइना जाना, आपको अमेरिका जाना है, तो आपको उस कंट्री से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन सिंगापुर के नागरिकों को कोई परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी, उनको कोई भी वीजा नहीं लेना पड़ेगा। इतना पावरफुल पासपोर्ट है उनका। इटली, जापान, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस ये सारे सेकंड प्लेस पर हैं। वहीं पे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया, स्वीडन 191 कंट्रीज में वीजा मुक्त यहाँ पे पहुंच सकते हैं। भारत का स्थान थोड़ा और घटा है। भारत इसके पहले 82 प्लेस पर था, भारत का स्थान 83 पहुंच चुका है।
देखिए सबसे कमजोर जो पासपोर्ट है वो अफगानिस्तान का है, सीरिया का है, इराक का है, यमन का है, सोमालिया का है और पाकिस्तान का है। दुनिया का सबसे लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हमने पूरा डिटेल से कवर कर लिया, पूरा पढ़ लिया है। अब यहाँ पे ट्रिपल आर सेशन में हम रिवाइज करेंगे अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स को। आइए देखते हैं कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। कैस सैयद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति बने हैं कैस सैयद। संजीव कुमार सिंगला किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो फ्रांस में भारत के राजदूत बने हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दे दी है? तो लोथल बंदरगाह कहां पर है? गुजरात में है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किस साल तक फ्री में अनाज प्रदान किया जाएगा? तो 2028 तक फ्री में अनाज आपको मिलेगा। भारतीय महिला टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल यहां पे जीता है। कौन सा देश बुर्का, अब यहां पर देखिए हमने ट्रिपल आर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहां पर हम आ गए हैं रिवीजन एक्सरसाइज पे, जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने 8 तारीख को पढ़ा है। कौन सा देश बुर्का प्रतिबंध को 2025 से लागू करेगा? तो यह देश है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने नए डीजीपी नियुक्ति नियम को लागू किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने नए डीजीपी नियम को लागू किया है। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने चीता प्रोजेक्ट के लिए संयुक्त पैनल का गठन किया है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ने संयुक्त पैनल गठन किया है। दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम है कीकी हकनसन, जो कि स्वीडन से बिलोंग करती हैं। यूपी में वाम सुंदरी और टाक की सेमीकंडक्टर इकाइयों को कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ग्रेटर नोएडा में इसे स्थापित किया जाएगा। किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के यूज पर बैन लगाया है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेट किया जाता है। भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया है? तो यह भारत और भूटान के बीच में पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्टार्ट किया गया है। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 रिसेंटली में किसे प्रदान किया गया? अनिल प्रधान को यह अवार्ड मिला है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज होकर के आज गैबीनाथ धाम रखा गया है। यह कहां पर है दोस्तों? तो यह आपको कहां पर देखने को मिलेगा? बिहार राज्य में। दोस्तों आपके लिए सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने किस विमान कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। जितने भी हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं वो करंट अफेयर्स की महा मैराथन क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, जो आज रात को 8 बजे होने वाली है। सभी दोस्तों को आग की तरह फैला दीजिएगा। पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ पूरे 11 महीने के करंट अफेयर्स को मैं राजा आप सभी के साथ कंप्लीट कराऊंगा। आप सभी इस क्लास को मिस मत करिएगा। रात को 8 से लेके जितना समय तक 12, 1 जब भी जितना बजेगा मैं क्लास यहां पे लेने वाला हूं। दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड करिएगा, जहां पर आपको आज की पीडीएफ मिलेगी, ई बुक्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज यहाँ पे टेस्ट पास आपके लिए है। तो आप यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक्स को डाउनलोड करते रहिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में टॉपिक वाइज करंट अफेयर, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगी। डेली आपका टेस्ट भी होता है स्ट्रैटेजी के बुक का, तो आप सभी टेस्ट भी देते रहिए। ये टेस्ट पास है, इसे जरूर आप फॉलो करिएगा टेस्ट पास को, क्योंकि आपको भारत के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सब आपको एक ही जगह पे मिलेंगे और 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो आप यहाँ पे टीचिंग एग्जाम, रेलवे एग्जाम, आप सीमेट की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे टेस्ट पास को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी एग्जाम्स का टेस्ट पेपर में देखने को मिलेगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल राजा गुप्ता _ऑफिशियल। आपको कोई इशू है, कोई भी सजेशन है, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा स्टैटिक जीके का बुक है, आप स्टैटिक जीके बुक आप देख सकते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में टोटल 81 टॉपिक्स हैं। बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में से कवर किया है। एसएससी, रेलवे, एनडीए, स्टेट एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए इसे तैयार किया गया है। ठीक है, तो आप सभी इस बुक को घर तक मंगवा सकते हैं वेबसाइट से ऑर्डर करके। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। 10 मिनट किंग सीरीज में आप सभी को आना है और शाम को रात को 8 बजे मैराथन सेशन में सबको ज्वाइन होना है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।